नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल EAG के बारे में है। पूरा नाम है यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। क्या कंटेस्ट है? इस ग्रुप की 32वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसमें इंडियन ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इस ग्रुप के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये देखो, एक रीजनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 2004 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बॉडी क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के खिलाफ काम करती है ये बॉडी। और इसी बड़ी वाली बॉडी का एसोसिएट मेंबर है EAG। मान लीजिए ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो इसी का एक एसोसिएट मेंबर है यूरोपियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। कितने मेंबर्स हैं इस EAG में? टोटल देखो 9 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और सबसे लास्ट में बेलारूस। किस पर्पज़ के साथ इस EAG बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था? पर्पज़ देखो ये था कि इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस के अनुसार इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में कोऑपरेशन इंश्योर करना, इंटीग्रेशन इंश्योर करना। आसान भाषा में बात करें, देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं कि विभिन्न देश इंफॉर्मेशन शेयर करें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, उन रिकमेंडेशंस के अनुसार ये देश मिल के काम करें, इस ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी मिल के काम करें, ये इंश्योर करना काम है EAG का। इसीलिए ये सब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गोल्डन लंगूर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये पाया है, इंसानों की तरह गोल्डन लंगूर्स में भी जो फीमेल गोल्डन लंगूर्स होती हैं वो भी देखो स्टिल बर्थ फेस करती हैं। स्टिल बर्थ मतलब डिलीवरी से पहले ही या फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है। इवन काफ़ी बार गर्भ में बच्चे की डेथ हो जाती है। गोल्डन लंगूर्स भी इसे फेस करते हैं। हम बात करें गोल्डन लंगूर्स के बारे में, ये साइंटिफिक नेम है। UPSC साइंटिफिक नेम नहीं पूछती है, लेकिन फ्यूचर में कुछ नहीं पता है क्या साइंटिफिक नेम। ट्रैकीपिथेकस गी। कहाँ पर देखने को मिलते हैं गोल्डन लंगूर? इंडिया में देखो असम तक सीमित है गोल्डन लंगूर। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश भूटान में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें, असम और भूटान में कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं गोल्डन लंगूर्स? मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में। इसके साथ साथ जो रिवराइन एरिया है, मतलब रिवर के आसपास का एरिया, वहाँ पर भी गोल्डन लंगूर्स को देखा जा सकता है। सबसे लास्ट में सवानाज इन असम एंड भूटान। सवानाज ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे ट्री बहुत कम होते हैं। वैसे देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं? क्योंकि आमतौर पर जो गोल्डन लंगूर्स हैं वो ऊंची ऊंची हाइट के ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। मतलब ज़्यादा ऊंचे जो ट्रीज़ होते हैं उन पर ये गोल्डन लंगूर्स रहते हैं, खास करके ट्रीज़ की अपर कैनोपीज़ के ऊपर। तो फिर ग्रासलैंड्स में कैसे देखे जा सकते हैं? लेकिन हो सकता है थोड़े बहुत किसी पर्टिकुलर जगह पे ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हों। कलर की बात करें, कलर जैसा आप तस्वीर में देख सकते हो, गोल्डन कलर, फेस काले रंग का होता है और जो ये फर है बॉडी के ऊपर, ये सीज़न के हिसाब से चेंज होती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट, IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। साइट्स जो कन्वेंशन हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है, इसके अनुसार अपेंडिक्स 1 में। थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा खतरा तो देखो ये है, इनका हैबिटेट जो है वो श्रिंक हो रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों के काटे जाने की वजह से। चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चक्रशिला सेंचुरी के बारे में अगर UPSC पूछ लेती है, चक्रशिला सेंचुरी कौन से एनिमल को डिवोटेड है? देखो ये इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गोल्डन लंगूर्स पे फोकस करती है। सिर्फ गोल्डन लंगूर्स नहीं है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन प्राइमरी जो स्पीसीज हैं
इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो गोल्डन लंगूर सिंह हैं। तो चक्रासीला, गोल्डन लंगूर सिंह, दोनों के बीच लिंकेज आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सोकोत्रा आइलैंड के बारे में क्या कंटेस्ट है। यमन में देखो जो साउदर्न सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने सोकोत्रा आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। आप लोकेशन देखिए सोकोत्रा आइलैंड की, ये मैप है और यहाँ पर सोकोत्रा आर्किपिलगो है। सोकोत्रा आर्किपिलगो में 4 आइलैंड्स हैं जिसमें से सबसे बड़ा आइलैंड है सोकोत्रा। सोकोत्रा आर्किपिलगो का ऑलमोस्ट 95% जो एरिया है वो इसी आइलैंड में आता है, सोकोत्रा आइलैंड। ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडाब, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये नीचे सोमालिया है, ये अरेबियन पेनिनसुला है और इसी के पास है ये सोकोत्रा आइलैंड। कौन से देश में है? यमन में। अभी यहाँ पर सेपरेटिस्ट ने कब्जा कर लिया है। सोकोत्रा आइलैंड को 2008 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सत्यभामा पोर्टल के बारे में है। देखो वैसे तो सरकार समय समय पर इस प्रकार के जो पोर्टल्स हैं वो लॉन्च करती रहती हैं और अगर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें तो अभी तक ऐसा कोई पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन जब हम करंट अफेयर कवर करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है ना सिर्फ पास्ट को देखते हुए बल्कि फ्यूचर को देखते हुए भी चला जाए, ताकि आप किसी भी प्रकार की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये पोर्टल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि किस इश्यू पर पास्ट में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना जरूर डेवलप होनी चाहिए। सत्यभामा पोर्टल के बारे में हम बात करें, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस के द्वारा। इस पोर्टल को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीज़न के द्वारा और इसी डिवीज़न के द्वारा इसे ऑपरेट भी किया जाएगा। पर्पज़ क्या है, क्यों इस पोर्टल को इस्टेब्लिश किया गया है? पर्पज़ देखो ये है माइनिंग और मिनरल सेक्टर्स में रिसर्च को प्रमोट करना और इस सेक्टर को और बेहतर ढंग से डेवलप करना। इस पोर्टल पर जाकर विभिन्न जो एंटिटीज़ हैं अपना प्रपोजल सबमिट कर सकती हैं, प्रपोजल की मॉनिटरिंग हो सकती है और ये भी मॉनिटर किया जा सकता है कि फंड्स को कितना बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जा रहा है। पोर्टल को नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ दर्पण के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। आप एक्सेस कर सकते हो इस पोर्टल को research.minds.gov.in पर जाकर। और ये एनजीओ दर्पण पोर्टल क्या है? नीति आयोग का जिसके साथ ये पोर्टल इंटीग्रेट किया गया है। देखो एनजीओ दर्पण जो पोर्टल है ये एक प्रकार से इंटरफेस का काम करता है। किस किस के बीच में? एक तरफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। इस एनजीओ दर्पण पोर्टल को मैनेज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में है। क्यों न्यूज़ में आया है ये इंस्टीट्यूट? क्योंकि देखो उर्जित पटेल जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, इनको अब इस इंस्टीट्यूट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इस वजह से ये जो इंस्टीट्यूट है सुर्खियों में आया है। पहले इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन थे वी.एल. केलकर यानी विजय लक्ष्मण केलकर। हम बात करें इस इंस्टीट्यूट के बारे में, ये देखो ऑटोनोमस बॉडी है, जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था इस इंस्टीट्यूट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पहले जो एक बॉडी हुआ करती थी प्लानिंग कमीशन, और इसके अलावा कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलके ये इंस्टीट्यूट एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1976 में। क्या काम करता है ये इंस्टीट्यूट? पब्लिक इकोनॉमिक्स में रिसर्च कैरी आउट करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है सरकार की। मतलब इस इंस्टीट्यूट को एक जो काम दिया गया है वो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट
और लोकल गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद करना पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में और रिफॉर्म्स लाने में। ऐसा डेटा दिया जाता है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरियस गवर्नमेंट्स को, जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन आसान हो जाता है। पैसा कहाँ से मिलता है इस इंस्टीट्यूट को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट से एनुअल ग्रांट मिलती है, और इसी ग्रांट की सहायता से ये जो इंस्टीट्यूट है अपना नॉन गवर्नमेंट कैरेक्टर मेंटेन कर पाता है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। गवर्निंग बॉडी की बात करें, इस इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी में रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये सब यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, इसके अलावा नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव और 3 स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट, स्पॉन्सरिंग एजेंसीज के मेंबर्स और दूसरे लोग जिनको इनवाइट किया जाता है वो भी शामिल होते हैं गवर्निंग बॉडीज़ में। ये जो गवर्निंग बॉडी है चेयरमैन और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व होती है। यूजुअल जो देखो कार्यकाल होता है इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन का, वो 4 साल का होता है, लेकिन इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हॉर्स शू क्रैब के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 20 जून को देखो पहली बार इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे ऑब्जर्व किया गया। ये याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस हॉर्स शू क्रैब के बारे में बेसिक जानकारी यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि पहली बार इसका एक स्पेशल दिन ऑब्जर्व किया गया है। और आर्टिकल इसलिए पब्लिश हुआ क्योंकि उड़ीसा के कोस्ट पर यह हॉर्स शू क्रैब मिलता है, लेकिन आर्टिकल में कहा गया था फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित है, यानी अनसर्टेन है। हम बेसिक जानकारी डिस्कस करें। ये मैरीन एंड ब्रैकिस वाटर एंथ्रोपोड हैं। आप ये स्क्रीन देखिए, ये सब एंथ्रोपोड्स हैं और इन्हीं में से एक है हॉर्स शू क्रैब। वर्ल्ड में देखो टोटल इनकी 4 स्पीसीज हैं और 4 में से 2 इंडिया में मिलती हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की बात हो रही है। मतलब जहाँ जहाँ पे इंडिया में कोस्ट लगता है सिर्फ उसी को आप कंसीडर कीजिए। उस एरिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में ये हॉर्स शू क्रैब की 2 स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं। इनमें से एक है टी गीगस स्पीसीज ऑफ हॉर्स शू क्रैब। ये उड़ीसा के बालासोर कोस्ट पर मिलती हैं। 2009 में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में डाल दिया गया था। अब हॉर्स शू क्रैब को पकड़ना, मारना एक अपराध है। सिग्निफिकेंस की बात करें, हॉर्स शू क्रैब देखो ओल्डेस्ट मैरीन लिविंग फॉसिल्स हैं। लिविंग फॉसिल्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आया होता है। मतलब जब से उनका ओरिजिन हुआ है तब से ऑलमोस्ट वो वैसे ही हैं, ज़्यादा उनमें बदलाव आया नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है लिविंग फॉसिल्स। ये हॉर्स शू क्रैब जो हैं 445 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। इवन जो डायनासोर्स जब एग्जिस्ट करते थे उससे भी पुराने हैं। एक इकोलॉजिकल फंक्शन इनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, ये लाखों की संख्या में अंडे देते हैं बीचीज़ पर, समुद्र के बीच पर, कोस्ट पर, और शोर बर्ड्स, फिशेस, दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स उन अंडों को खा जाते हैं। थ्रेड्स की बात करें, इनको मारा जाता है ताकि इस्तेमाल किया जा सके खाने में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में है। ये प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है ताकि इंश्योर किया जा सके कोविड-19 का बुरा इम्पैक्ट कम से कम पड़े पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स पर। बेनिफिशरीज इस प्रोग्राम के हैं फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, फार्मर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, वुमेन, विडोज, पीपल विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। अभी कंटेस्ट ये हैं, इस प्रोग्राम के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $750 मिलियन का। इससे पहले इस प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे एग्जीक्यूट कर रही है इस प्रोग्राम को। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सोच लीजिए मन में आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एसोसिएट मेंबर है, ना कि नाटो का, और इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। यहाँ पर देखो 9 मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से इंडिया एक है। दूसरी स्टेटमेंट, गोल्डन लंगूर्स की बात करें, ये असम और भूटान में मिलते हैं, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड हैं। फैक्ट जो हैं बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर देखो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड हैं, असम में और भूटान तक सीमित हैं। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, सोकोट्रा आइलैंड ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में नहीं है, अरेबियन सी में है। स्टेटमेंट गलत है। अरेबियन पेनिनसुला के पास है, सोमालिया की कोस्ट के पास है सोकोट्रा आइलैंड। नेक्स्ट है सत्यभामा पोर्टल। जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इस स्टेटमेंट में सही है। इस पोर्टल का काम है माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट करना और इन सेक्टर्स को डेवलप करना। कैसे? ऑनलाइन सबमिशंस दिए जा सकते हैं इस पोर्टल पर, प्रोजेक्ट्स के मॉनिटरिंग हो सकती है प्रोजेक्ट्स की, और ये भी मॉनिटर किया जा सकता है फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।